So all of you, welcome back to the part 6 of French Revolution. And in this very section we will discuss about the women participation in the French Revolution. So first of all, we will see how women participated in the French Revolution and what was their role. Participation of women in French Revolution. बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था बट दे डिड नॉट गेट देयर रिवॉर्ड्स, उन्हें रिवॉर्ड्स बिल्कुल भी नहीं मिला। अब बात आती है कि इनको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। सो मेन वेयर फाइटिंग at the border. Men were busy fighting at the front. So जाहिर सी बात है, घर की चीज़ें होंगी, लाइवलीहुड तो चलना है ना, तो सारे मेन कहाँ थे? आपको फ्रंट पे थे, बॉर्डर पे लड़ रहे थे। सो द वुमन टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी Okay. So ultimately, women took up the responsibility of the carrying the livelihoods of their children, of earning livelihood. And taking care of their families. Okay, so women took up the responsibility of earning livelihood and taking care of their families when the men were busy fighting at the front. And more responsibility came to the third estate women. ज़्यादा responsibility किस पे थी? थर्ड estate women में, क्योंकि मैक्सिमम ये लोग ही सफरिंग थे और ये बेचारी कैसे कैसे अपने घर को चलाती थी। First one, they used to clean clothes. For money. Okay. पैसों के लिए दूसरों के कपड़े धोया करती थी। नेक्स्ट करती थी ये आपको सेलिंग फ्रूट्स, ज़रूरत पड़ने पे सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह भी बेचा करती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। And they also used to work as maid, working as maid where? In the second and the first estate people's homes. ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड estate लोगों के घर में वो काम किया करती थी as maid. So these were the major three work which the third estate women used to do. Now we will see about the education portion, how they were treated for in case of being educated. Okay. So how the education system was for the women. First and second estate women were only a school goer. स्कूल जाने वाले कौन थे? फर्स्ट और सेकेंड estate वाले सिर्फ women. Okay. In the third estate, state women were denied any such education, any education in fact. ये स्कूल ना जाते थे ना ये एजुकेटेड थी। इनके साथ क्या होता था? they were illiterate.
and no job opportunities as well. As they don't have job training, ना ही जॉब ट्रेनिंग थी और ना ही आपको इलिटरेट थे तो जॉब ट्रेनिंग भी इन्हें नहीं थी. ओके, एंड आफ्टर दैट दे वर फोर्सफुली मैरिज्ड. फोर्स्ड मैरिज्ड, एजुकेशन नहीं था, इलिटरेट थी और फोर्सफुली उनकी शादी कर दी जाती थी. ओके, सो दीज वेर द सिचुएशन ऑफ द थर्ड स्टेट वुमेन. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्कलोड ऑफ वुमेन. कितना इन पे लोड हुआ करता था. जाहिर सी बात है, सारे घर को संभालना था, पैसे भी मैनेज करते, चीज़ों को भी लाना था, सब कुछ इन्हें ही करना था आपको कि नहीं वुमेन को. टू लुक आफ्टर फैमिली, घर को देखना, फैमिली को देखना इन्हीं का काम था. सेकेंड पॉइंट, टू कुक फूड. दैट्स क्वाइट ऑब्वियस. घर पे रहना, खाना पकाना ये तो रहता ही रहता है. एडिशनल भी कुछ चीज़ें थी. टू फेच वाटर फ्रॉम वेल, मतलब कुएं से जाके पानी लाना था. And the last one is to buy bread by standing in queue. लाइन लग के इन्हें ब्रेड लेना पड़ता था. ये हालात क्रिएट हो गए थे. ओके, सो दीज वेयर द 4 वर्कलोड बेसिकली classified for the women of the third state. And also if the women were used to work, जब अगर उन्हें सपोज कर लो वो काम भी करती थी तब भी क्या था, उनका वेज काफ़ी कम हुआ करता था. वर्किंग वुमेन had low wages. और ये केस किसी के भी साथ होता, वो फर्स्ट स्टेट की होती या सेकंड स्टेट की होती, उनको क्या होता था, वेजेस बहुत ही कम मिला करते थे. सो द बायस ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन बाय द मेन सोसाइटी had forced them to do something special. And what was that? They have organized their own political organization. Women organized their political organization as well as launched newspaper. क्या किया उन्होंने, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो खुद का किया ही, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर को भी लॉन्च किया. टू जस्ट थिंक अबाउट देम, उन अपने लिए चीज़ों को फेवर में लाने के लिए. ओके, एंड द मोस्ट रेनाउंड एंड पॉपुलर क्लब वाज द रेनाउंड एंड पॉपुलर club was the Society of Revolutionary Republican Women. The Society of Revolutionary and Republican Women. ये आपको काफ़ी फेमस था, पॉपुलर भी था. वुमेन सोसाइटी में, वुमेन क्लब में. ओके, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन. एंड व्हाट इट वाज एस्टैब्लिश इन पेरिस in 1793. And what was its main objectives? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या कुछ भी आप लेके चलते हो, उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स तो होता है ना. इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? टू पुट फॉरवर्ड ग्रीवांसेस,
to put forward grievances of women, जो वोमेन का जो ज़रूरतें थी वो ये आगे रखते थे. कौन? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वोमेन. So the first objective was to put forward grievances of the women, and the second was to make aware women about their rights. To make aware women of their rights. Okay, this was the second objective of the Society of Revolutionary and Republican Women. Now I want to share one more thing regarding the Constitution of 1791. Women gained nothing from the Constitution of 1791. Women gained nothing from the Constitution of 1791. They were simply treated as passive citizens. They were classed as passive citizens. Passive citizens means they did not have the right to vote. Voting rights भी नहीं थी, and hence no voting rights. पैसिव सिटीजन हो तो वोटिंग राइट्स भी आपके पास नहीं होंगी. अब इसमें कुछ डिमांड्स मैं बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने क्या क्या डिमांड किए थे. डिमांड्स क्या था? सबसे पहले डिमांड था राइट टू वोट. सिंस दे वर ट्रीटेड एज पैसिव सिटीजन, तो उन्होंने सबसे पहला डिमांड क्या किया था कि हमें वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए. एंड द सेकेंड वन वॉज राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली. राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, मतलब इलेक्शन में वोट तो करना ही है, इलेक्शन लड़ के भी पहुंचना है असेंबली में. द लास्ट वन राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, और पब्लिक ऑफिसेस के लिए भी उन्हें एलिजिबल होने के उन्होंने कहा था कि हमें एलिजिबल किया जाए. सो दीज वेयर द थ्री डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन फॉर द सेक ऑफ द वुमेन सोसाइटी. Now, government were forced to take steps for the upliftment of the women. So, the steps taken to uplift women were, क्या क्या स्टेप्स लिया था गवर्नमेंट ने ताकि वुमेन को अपलिफ्ट किया गया. फर्स्ट वन, स्टेट स्कूल्स वेर एस्टैब्लिश्ड. जैसे हमारे यहाँ सरकारी स्कूल होता है ना, तो इसी तरह स्टेट स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया गया. द सेकेंड वन वॉज एलिमेंट्री एजुकेशन मेंट कंपल्सरी. एलिमेंट्री एजुकेशन मेड कंपल्सरी. हमारे यहाँ 14 ईयर्स तक आपको एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी है. वही आपको एजुकेशन आपको कंपल्सरी कर दिया गया फॉर वुमेन, फॉर गर्ल्स. ओके. एंड द थर्ड पॉइंट वाज मैरिजेस कुड नॉट बी फोर्स्ड नाउ. अभी तक हम लोगों ने देखा था मैरिज फोर्स किया जाता था, बट अब क्या, मैरिजेस कुड नॉट बी फोर्स्ड नाउ. So now what could be done to improve the marriage, to just regarding marriage? The first point was it became a contract entered by free will. It became a contract entered by फ्री विल, मतलब अपनी मर्जी से आप शादी करें.
कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है मैरिज के लिए, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग मैरिज वॉज इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, सिविल लॉ के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। द थर्ड वन वॉज डिवोर्स वॉज मेड लीगल, मतलब अगर आप डिवोर्स चाहते हैं तो ले सकते हैं। डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड इट कुड बी टेकन बाय आइदर ऑफ द पार्टनर्स, मतलब वाइफ हो या हस्बैंड हो, कोई भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो टेकन आइदर बाय वाइफ और हस्बैंड, टेकन आइदर बाय वाइफ और हस्बैंड, मीन्स वाइफ को भी डिवोर्स लेने का हक दिया गया था। द नाउ नेक्स्ट वन इज गर्ल्स ऑल्सो गॉट इनहेरिटेंस लॉ, इनहेरिटेंस राइट्स, गर्ल्स ऑल्सो गॉट इनहेरिटेंस, मीन्स फैमिली के प्रॉपर्टी में से भी उन्हें हिस्सा मिलने लगा। गर्ल्स ऑल्सो गॉट इनहेरिटेंस राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज वुमेन वेर entitled to train for jobs, women were entitled to train for jobs। पहले हम लोग ने देखा था कि जॉब के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी, अब क्या हुआ, उन्हें जॉब के लिए ट्रेनिंग देनी है। ओके, एंड नाउ टू बिकम आर्टिस्ट भी बन सकती थी, मतलब वेर एवर दे आर इंटरेस्टेड दे कैन डू थिंग, और टू रन स्मॉल बिजनेसेस, और छोटा मोटा बिजनेस भी चला सकती थी। So these were the steps taken by the government to improve the condition of the women in France. बट अफसोस ये था कि अभी तक वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला था। इन सब के बावजूद गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स अभी भी उनको डिनाइड था। सो वुमेन kept on struggling to have political rights। और यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें हुई ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का हम लोग ने देखा, टेरर का देखा था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के ड्यूरेशन में हुआ था, जो लगभग 1 साल चला था। लोगों पे उसने बहुत जुल्म किया था, ठीक है। तो उस दौरान वुमेन के साथ भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। मैनी रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज्ड ऑन वुमेन। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, ड्यूरिंग द दहशत का दौर, ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, ओके, रेन ऑफ टेरर किसका था आपको? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का था, ठीक है। यू कुड हैव, you may have a look on it in my previous videos. Many restrictions were imposed on women। बहुत सारा restrictions इन पे लगा दिया गया था, ठीक है। The next one was prominent women leaders like Mary John were arrested and guillotined। इनको अरेस्ट किया गया, गुलिटाइन कर दिया गया। आप लोग जानते हैं गुलिटाइन क्या है।
क्या होता था उसमें, इस तरह का एक सीन होता था क्रिएट, यहाँ पर से ब्लेड गिरता था, यहाँ पर आदमी का गर्दन होता था, ये कट जाता था, बाहर ख़त्म, फिनिश। ठीक है, गर्दन को ही काट दिया जाता था, देखो लेट एंड में। बट वुमेन ने हार नहीं माना, कभी भी हार नहीं मानती, बहुत इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और अल्टीमेटली आफ्टर सो मैनी सेक्रीफाइसेस, so many sacrifices and struggling years, ultimately women were given right. Ultimately in 1946 French women were given the right to vote, means they have won the right to vote, voting rights इन्हें मिल गए. So this was the women portion of French Revolution, how they contributed to the French Revolution and how they were neglected during all this revolution period, and how they just cope up with all these and come up with winning the voting rights. That's all. Thank you all of you.